किशन कनौज और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूनिट नंबर 4 सोर्सिंग एंड मर्चेंडाइजिंग ऑफ योर बुक ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग। तो टॉपिक है कंपैरेटिव इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स और सोर्सेस। एक बार हमें ये पता लग गया कि कौन से वेंडर से हमें प्रोडक्ट खरीदना है, फिर हमें जो अगला स्टेप परफॉर्म करना होता है वो होता है कि हमें ये चेक करना है कि जिस वेंडर से हम खरीदने जा रहे हैं वो सही है या नहीं। एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय अ लैपटॉप, तो जब आप उस लैपटॉप को बाय करने जाते हैं तो आप डिसाइड करते हैं ना वेदर टू बाय ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन खरीदेंगे तो कौन से वाले शोरूम से या कौन सी वाली शॉप से खरीदेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे तो कौन सी वेबसाइट से खरीदेंगे, कौन सा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे, पेमेंट ईएमआई में देंगे या डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, सीओडी करेंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस आप लगाते हैं ना जब आप एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो सोचो कि अगर आप एज अ रिटेलर कोई प्रोडक्ट बाय करोगे अपने कस्टमर्स के लिए, तब तो आप एक कदम और आगे हो जाओगे। आप बहुत सारी कंडीशंस भी वहाँ पर अप्लाई करोगे, आपके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। ठीक है नाउ, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चेकलिस्ट है जिसे हमें पूरा करना चाहिए जब हम किसी भी सोर्स या सप्लायर से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। ठीक है नाउ, पहली चीज़ हम ये चेक करेंगे कि भाई उस सप्लायर के पास रिलायबिलिटी है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। देखो, हो सकता है कि वो अभी आपको सप्लाईज प्रोवाइड करा पा रहा हो, लेकिन क्या गारंटी है कि फ्यूचर में बढ़ती हुई डिमांड के साथ भी वो आपको सप्लाईज पूरी दे पाएगा। मान लेते हैं किसी वेंडर से आप अभी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपने बोला कि भाई ऑर्डर मेरे को 1,00,000 रुपए तक का प्रोडक्ट मैं आपसे बाय करूंगा पर मंथ। उसने कहा ठीक है सर, लेकिन आपको पता है आपकी शॉप नई है और कुछ समय बाद ये ऑर्डर 1,00,000 से 4,00,000 रुपए तक जा सकता है, 5,00,000 रुपए तक भी जा सकता है। तो क्या ये वेंडर उतनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी रखता है, उतनी डिलीवरी कैपेबिलिटी रखता है? क्या ये क्वालिटी मैनेजमेंट कर पाएगा? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है? इससे ये पता लगेगा कि मेरी सप्लाई कंसिस्टेंट रहेगी या नहीं रहेगी। अब इसका क्या लेने देना है सर हमसे, हम तो माल खरीद रहे हैं, जब आ जाएगा तब बेच देंगे। नहीं, आप सोचो अगर आपका कस्टमर एक भी दिन वापस चला गया ना कि आपके स्टोर में सामान नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हो गया कोई आइटम, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कस्टमर घर से सोच कर आया कि आपके स्टोर से लेकर जाएगा और आपने इतनी दूर बुलाने के बाद उसको मना कर दिया कि प्रोडक्ट है ही नहीं हमारे पास। इससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है और कस्टमर लॉयल्टी लूज कर देते हो आप, और कस्टमर्स लूज हो जाते हैं। तो हमें सप्लायर्स की रिलायबिलिटी चेक करनी है कि क्या वो हमें क्वालिटी मैनेजमेंट, हमारे जो प्रोडक्ट है जिसको हम बाय कर रहे हैं उससे, क्या वो उसमें क्वालिटी मैनेज कर पाएगा, क्या उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर आगे फ्यूचर वाले समय में कोई डिमांड मेरी बढ़ी या घटी तो कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफर्ड प्राइस फॉर द प्रोडक्ट सॉट। जो मेरे को प्रोडक्ट खरीदना है इससे, क्या उस प्रोडक्ट का प्राइस ये सबसे बेस्ट प्राइस है जो ये वेंडर मुझे दे रहा है। ठीक है, हो सकता है कि आप इसके अंदर ये ऐड करो कि ठीक है प्राइस जो भी है कम ज़्यादा 10 रुपये 5 रुपये 1%, 2%, आधा % कम ज़्यादा है, लेकिन क्रेडिट पीरियड आपके हिसाब से है क्या। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर टाइम, सेफ्टी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस, इन सारे मेजर्स का आप ख्याल रख पा रहे हो। ठीक है, या फिर लाने ले जाने का जो खर्चा है और बाकी अदर एक्सपेंसेस हैं वो कौन बियर कर रहा है, वो आपको बियर करने पड़ रहे हैं या सप्लायर बियर कर रहा है। और अगर आपको बियर करने पड़ रहे हैं तो दूसरी जगह कौन सी जगह एडवांटेज आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो आप इस वेंडर को क्यों चूज़ कर रहे हैं। तीसरा स्टेप जिसमें आप ये इवेल्युएट करेंगे कि दैट वेंडर इज करेक्ट और नॉट इज द लीड टाइम। क्या जिस समय आपने ऑर्डर दिया और जितने समय में आपके पास ऑर्डर आया वो कितना है। जब आप ऑर्डर क्रिएट करते हैं और जब आपके पास ऑर्डर डिलीवर होता है, इसके बीच में लगने वाले सारे समय को हम लीड टाइम कहते हैं। ठीक है नाउ, सो डिलीवरी लीड टाइम इज द टाइम बिटवीन द क्रिएशन ऑफ द ऑर्डर एंड रिसिट ऑफ द ऑर्डर। द सप्लायर ऑल्सो रिक्वायर्स टू हैव द कैपेसिटी एंड इंटेंट फॉर इंश्योरिंग सप्लाईज इन सर्टेन अर्जेंसीज इफ रिक्वायर्ड। आप रिटेलर हो, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि डिमांड कब कहाँ कितनी कम ज़्यादा आ सकती है। तो अगर कोई ऐसी अर्जेंसी क्रिएट हुई, सो क्या ये सप्लायर मुझे उस अर्जेंट कंडीशन के अंदर सप्लाईज
दे पाएगा या नहीं, ये डिलीवरी लीड टाइम बताएगा। तो उस वेंडर का डिलीवरी लीड टाइम कितना है, ठीक है ना। क्या जिस सप्लायर से आप प्रोडक्ट बाय करने वाले हो वो सप्लायर ऑनेस्ट है, एथिकल है अपने प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। क्या उसका बिजनेस बिहेवियर सही है और उसमें ऑनर शो होता है आपको। इससे आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में मदद मिलती है और आप ये सोच पाते हो कि अगले कितने और सालों तक मैं इस वेंडर से प्रोडक्ट बाय कर सकता हूँ, मैं इस पर कितना भरोसा कर सकता हूँ। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसकी ऑनेस्टी कितनी है और एथिकल प्रोसेसेस को कितना ये फॉलो कर रहे हैं जिन वेंडर से आप बाय करने वाले हैं। कई बार आपको वेंडर्स बोलते हैं कि सर आप ना कच्चे बिल पे ले लो, आप तो छोटे ही रिटेलर हो, आप क्या करोगे अगर आप छोटे बिल पर यानी कि कच्चे बिल पर माल ले लेते हो तो हम आपको 5% का और डिस्काउंट दे देंगे, 10% का और डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। बिल ही तो नहीं बनाना आपने, आपकी तो सेल इतने से कम है। अब आपको यहाँ समझ जाना चाहिए कि ये अगर आपको इस कंडीशन में इस तरीके की अनएथिकल बात कर रहा है तो आगे आने वाले समय में ये आपके साथ भी ऐसा कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट, सप्लायर शुड कीप ऑन अपडेटिंग द रिटेलर। क्या आपका सप्लायर आपको अपडेट करता है कि मेरे पास कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कब तक मैं आपको डिलीवरी दे पाऊंगा, अगले वाले ऑर्डर के लिए कितना टाइम आपको लगेगा, पहले ही आपके ऑर्डर किए बिना ही क्या वो आपको अपने अवेलेबल रिसोर्सेज की जानकारी लगातार देता रहता है, ठीक है, राइट नाउ। क्वालिटी कंप्लायंसेस, मैन पावर या फिर बाकी रिसोर्स के कंस्ट्रेंट अगर कोई आ जाए तो, ठीक है। तो इन सभी कंडीशंस के ऊपर हम अपने सप्लायर को चेक करेंगे कि भाई मेरा सप्लायर सही है या नहीं। इसके बाद अगला स्टेप जो हम परफॉर्म करेंगे वो करेंगे एग्जामिनेशन ऑफ द मर्चेंडाइज। भाई वेंडर मैंने सिलेक्ट कर लिया कि इस वेंडर से मुझे सामान खरीदना है, इस व्यापारी से मुझे सामान खरीदना है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस मैंने चेक कर ली, कंडीशंस में मुझे सब कुछ सही लगा। अब जो प्रोडक्ट वो मुझे डिलीवर करेगा मैं उस प्रोडक्ट को चेक करूंगा ना, ठीक है, राइट। सो क्या जो प्रोडक्ट मुझे डिलीवर किए जा रहे हैं वो वही हैं जिनको प्रॉमिस किया गया है, ठीक है। कुछ ऐसा तो नहीं जो नहीं प्रॉमिस किया गया था, ठीक है, या कुछ मिसिंग है जो प्रॉमिस किया गया था वो नहीं मिला, ओके ना। फिर प्राइस नेगोशिएशन। जिस भी वेंडर से आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, सोर्स कर रहे हैं आइटम्स, प्राइस नेगोशिएशन कहाँ तक पॉसिबल है। तो देखो कुछ तरीके के डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, कई बार ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा क्योंकि आप एक व्यापारी हो वो भी एक व्यापारी है, तो इसमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, यानी कि रिटेलर का डिस्काउंट अलग होता है। मतलब जैसे मान लेते हो कोई प्रोडक्ट है उसका MRP 100 रुपये है फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब इसमें हो सकता है कि 20% से लेकर 40% तक ये ट्रेड डिस्काउंट होता है क्योंकि इसी ट्रेड डिस्काउंट के अंदर आप अपना मार्जिन ऐड करते हो, ठीक है ना। फिर आता है वॉल्यूम डिस्काउंट। आप 1 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट खरीदोगे तो इतने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, 3 लाख रुपए या उससे ऊपर का खरीदोगे तो इतने % का डिस्काउंट मिलेगा, 10 लाख या उससे ऊपर का प्रोडक्ट खरीदोगे तो इतने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इसको हम वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आप बाय करोगे उतना ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा, इसको हम वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। क्या जो भी प्रोडक्ट आप वेंडर से बाय कर रहे हो अगर आप उसकी कैश में पेमेंट कर दो तो कोई फ़ायदा होगा क्या, और होना चाहिए। वैसे तो कैश डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं वेंडर्स के पास कि सारी पेमेंट 90 दिनों के बाद अगर आप सेटलमेंट करने वाले हो, 60 दिन के बाद सेटलमेंट करने वाले हो, या जो क्रेडिट पीरियड आपको दिया गया है उसके बाद सेटलमेंट करने वाले हो, या उसके आखिरी समय में सेटलमेंट करने वाले हो, तो ये 60 दिन का तो गैप आ गया ना, उसके बीच में वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, इतना पैसा नहीं होगा। तो अगर आप उसको कैश ऑफर कर रहे हो, इंस्टेंट कैश, तो वो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट 0.5%, 1%, 1.5% का डिस्काउंट वो आपको दे सकता है, ठीक। फिर आता है ऑफ सीजन डिस्काउंट। अगर आप सर्दियों में एसी खरीदने जा रहे हो तो भाई डिस्काउंट तो बनता है आपका। ऐसा आइटम जो उस सीजन में नहीं बिकता हो अगर आप उसको बाय करने जा रहे हैं वेंडर से तो वो तो ऑफ सीजन डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रमोशनल डिस्काउंट। अगर आप अपने वेंडर के पास जा रहे हैं और उससे कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज प्रमोशनल। अगर आपका वेंडर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा है जो बिल्कुल नया है मार्केट में और वो बोल रहा है कि इसको आप बिकवाने में मदद कीजिए, देखिए ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका जो है फीडबैक चेक कीजिए कस्टमर्स में, तो भाई ये प्रमोशनल प्रोडक्ट है,
कोई रेगुलर प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रमोशनल प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रमोशनल डिस्काउंट मिलेगा क्या? ये सारे डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, राइट। इंसेंटिव्स आप इन्हें बोल सकते हैं, ओके। सो इसके बाद अब ये डिस्काउंट्स ले लिए, मर्चेंडाइज आपने क्रॉस चेक कर लिया, एग्जामिन कर लिया, वेंडर सिलेक्ट कर लिया सभी कंडीशंस के ऊपर। अब आपका भाई कंडीशन ये आएगा कि आपको बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अग्री करना पड़ेगा और फाइनलाइज करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट आप उससे खरीद रहे हैं उसमें वारंटी गारंटी का पीरियड कितना है, टर्म्स एंड कंडीशंस कौन सी हैं वारंटी गारंटी की, रिटर्न का क्या सिनेरियो है, रिटर्न किन केसेस में होगा। क्या मेरी आवाज़ सभी लोगों के लिए ब्रेक हो रही है? एक बार बाकी लोग, एक बार मुझे कम से कम 3 से 4 लोग एक बार बताएंगे। यस, एम आई क्लियरली ऑडिबल नाउ? अच्छा, मुझे लग रहा है वो ज़्यादा तेज बोलने की वजह से हो रहा है ऐसा, मे बी। इज इट? यश, एम आई क्लियरली ऑडिबल? मनीषा, जय, गणेश, आयुष, अभिषेक, प्रियांश, निहांशु? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। नाउ प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स, जिससे कोई दूसरा इशू ना हो। नाउ फिर आपको क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करनी है। टर्म्स एंड कंडीशंस का मतलब मैंने आपको बताया कि आपको टर्म्स नेगोशिएट करनी है कि अगर कोई प्रोडक्ट वारंटी में रहेगा तो उसकी कंडीशंस क्या है, वारंटी की ड्यूरेशंस कौन सी हैं, कितने समय में कस्टमर को प्रोडक्ट वापस मिल जाएगा। अगर कोई रिटर्न केस है तो उस रिटर्न केस को किस तरीके से प्रोसेस किया जाएगा, कोई प्लिफरेज है, कोई दूसरा इशू है तो हम उसको किस तरीके से निपटाएंगे, इसके बारे में भी आप अपने वेंडर के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को डिस्कस करोगे, नेगोशिएट करोगे। बेस्ट वैल्यू नेगोशिएशन आप टर्म्स एंड कंडीशंस की कर कर अपने फेवर में लेकर क्लोज करोगे उसे, और उसके बाद आप परचेज एग्जीक्यूट करोगे। भैया आपने मर्चेंडाइज एग्जामिन कर लिया और फिर आपने पैसा उसको पे कर दिया, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कैसी है। However, it depends upon the bargaining capacity of the supplier, manufacturer and the retailer. Kindly refer to the topic comparative evaluation and selection of the suppliers or sources. Please be on the time, Mohit. Okay, from the very next time, please kindly be on time. Now, so एक बार आपने परचेज एग्जीक्यूट कर लिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा कि क्रेडिट पीरियड के ऊपर, क्वांटिटी ऑर्डर के ऊपर, रिपीट पीरियड के ऊपर, प्रिवेलिंग लीड टाइम के ऊपर, या फिर स्टॉकिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर, राइट। नेक्स्ट, जब आपने प्रोडक्ट बाय कर लिया, आपके पास अब वो प्रोडक्ट डिलीवर होगा तो आपको वेयर हाउस करना पड़ेगा। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द सोर्सिंग प्रोसेस। आपने प्रोडक्ट बाय किया, अब आपको उसको अपने स्टोर में स्टोर करके रखना पड़ेगा। सो दिस इन्वॉल्व्स receiving of the product, checking the invoice, verifying the goods received and goods ordered list। जितना आपने ऑर्डर किया था क्या उतना ही आया है, क्या सारा माल सही कंडीशन में आया है क्या, ठीक है, राइट। डैमेज्ड गुड कितना है, अनऑर्डर्ड गुड्स है क्या कोई, या कोई डेफिसिट है क्या, मतलब जितना आपने मंगाया था कुछ कम है क्या उसमें, ओके। नाउ, और जब ये आप काउंट करोगे, इसके साथ साथ आप सिक्योरिटी टैग लगा दोगे, इसको स्कैन कर लोगे, अपने POS में ऐड भी कर लोगे, अपने ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इसी समय आप ऐड भी कर लोगे। इस पूरे प्रोसेस को प्रोक्योरिंग भी कहते हैं, ठीक। नाउ, सो आफ्टर डिस्कसिंग द सोर्सिंग प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोसेस, नाउ लेट्स एग्जामिन द डेफिनेशन ऑफ मर्चेंडाइज एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट को सोर्स किया और अपने स्टोर में स्टोर करके रख लिया। अब ये सारा प्रोडक्ट हमारे स्टोर फ्लोर पे जाएगा और वहाँ से कस्टमर्स को सेल किया जाएगा, ठीक है, राइट। तो जब ये प्रोडक्ट हमारा स्टोर फ्लोर पे जाएगा और कस्टमर को सेल करेंगे तो इस प्रोसेस को हम मर्चेंडाइजिंग कहेंगे। और जो प्रोडक्ट हम कस्टमर्स को सेल करेंगे उस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट नहीं, अब उसे मर्चेंडाइज कहा जाएगा, ठीक है। यस मोहित, यू वांट टू आस्क समथिंग?
Mohit Rana, you have any queries? Mohit Rana, you have any queries? What is क्या मुझे कोई और क्लियर करके बता, किसी और को क्लियरली आवाज आ रही है मोहित की? बाकी लोग विद्यार्थियों, किसी को क्लियरली आवाज आ रही है? Okay, maybe your mic is having some issue, Mohit. Please type your query. Okay, now, so merchandising. Please turn off your mic, Mohit. What is the recording refer to the warehousing of merchandise? रिकॉर्डिंग का मतलब ये सारा आइटम जो आप अपने स्टोर में ऐड करने वाले हो उसका डेटाबेस आप बनाओगे, राइट? तो डेटा रिकॉर्ड करोगे कि कितना प्रोडक्ट आया और कितना प्रोडक्ट आपने ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के अंदर ऐड किया है, सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड किया है. दिस इज रेफर्ड एज द रिकॉर्डिंग इन द वेयर हाउसिंग ऑफ मर्चेंडाइज. ओके मोहित? नाउ सो व्हेन यू क्रिएट डेटा शीट, और देखो अलग अलग स्टोर्स का अलग अलग प्रोसेस रहता है. यस, लेट मी क्लियर दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक मर्चेंडाइजिंग. अब यहाँ ये जो टर्म है मर्चेंडाइजिंग, इट रेफर्स टू द होल बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस. बट व्हेन आई से मर्चेंडाइज एंड मर्चेंडाइजिंग, तो यहाँ सिनेरियो चेंज हो जाता है. मर्चेंडाइज का मतलब होता है प्रोडक्ट इन स्टोर और प्रोडक्ट इन डिस्प्ले फॉर सेल. प्रोडक्ट इन स्टोर आप कहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. प्रोडक्ट इन स्टोर फॉर सेल इज मर्चेंडाइज. स्टोर के अंदर जो भी प्रोडक्ट आप सेल के लिए रख रहे हो उसको आप रिटेल की भाषा में मर्चेंडाइज कहेंगे, उसको अभी प्रोडक्ट नहीं कहेंगे. ठीक है, राइट? बिकॉज आपने बाय कर लिया, वो आपके स्टोर की प्रॉपर्टी है और वो आपके एक्सक्लूसिवली आपके स्टोर पर ही है अभी. तो आप इसे मर्चेंडाइज कहेंगे. और जब इस मर्चेंडाइज को आप बाय करें, ठीक है, सॉर्ट करें और कस्टमर को सेल कर दें, इस पूरे प्रोसेस को आप मर्चेंडाइजिंग कहेंगे. ठीक है, प्रोडक्ट को बाय करना, प्रोक्योर करना और सेल करना, इस पूरे प्रोसेस को हम मर्चेंडाइजिंग कहेंगे. Right? The primary function of any retailer is buying from some sources and keeping it available to the customers in convenient sizes at a reasonable price. और इस पूरे प्रोसेस को हम मर्चेंडाइजिंग कहते हैं. ठीक है, यही मेन फंक्शन होता है किसी भी रिटेलर का कि हमको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है पहले तो उसे बाय करना पड़ेगा, और जब मैंने उसे बाय किया है तो उसे ब्रेक करना पड़ेगा. बल्क को उस पूरे बल्क को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा कन्वीनियंट साइज में. कस्टमर मेरे पास आएगा, 100 ग्राम शुगर भी वो मांग सकता है. चीनी बोलेगा भैया 10 रुपये की चीनी है क्या, 30 रुपये की चीनी है क्या, आधा किलो चीनी मिलेगा क्या? तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मुझसे बाय करेगा. बट क्या मैंने चीनी ये 10 रुपये का खरीदा है क्या? नहीं. आई बॉट मे बी फॉर 10,000, मे बी फॉर 5,000, बट आई एम सेलिंग इट हेयर फॉर द 220 रुपीज़, 10 रुपीज़ और इवन फॉर द 25.5 रुपीज़ मे बी. ठीक है, तो कस्टमर की कन्वीनियंट साइजेस में रीजनेबल प्राइस पे जब मैं उस प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ कस्टमर को, तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम मर्चेंडाइजिंग कहेंगे. सोर्स करके कस्टमर को सेल करने वाले पूरे प्रोसेस को मर्चेंडाइजिंग कहेंगे. अब इसमें अगर ब्रॉड आप डेफिनेशन पे जाएंगे तो इस ब्रॉड डेफिनेशन में आपको मिलेगा फोरकास्टिंग से लेकर सेल्स रिपोर्ट जनरेट करने तक का पूरा प्रोसेस. यानी कि हमें अगले टर्म में कौन कौन से प्रोडक्ट बाय करने हैं, कितना कितना बाय करना है, कौन से ब्रांड का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, क्वालिटी ग्रेड क्या होना चाहिए और किन प्राइजेस पर सेल करेंगे. ठीक है, कब तक सेल करेंगे,
इस पूरे प्रोसेस को भी हम मर्चेंडाइजिंग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सो जब भी आप किसी स्टोर में विजिट करेंगे, आप क्या करते हैं, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है आप उसके लिए सर्च करते हैं, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द बाइंग डन बाय द कस्टमर इन द स्टोर इज इम्पल्स बाइंग। आप देखते हैं, अरे यार ये तो कम पड़ रहा है घर में, मुझे याद आया, अच्छा ये केचप लेना है, ओहो ये तो नूडल्स दिख रहे हैं, नूडल्स भी लेना था क्या, हाँ नूडल्स भी ले लिया। तो आप क्या करते हैं, इम्पल्स बाइंग इसे बोलते हैं। जब आपका कोई प्लान नहीं होता किसी भी आइटम को खरीदने का, लेकिन आपको देखते ही या तो याद आ जाता है या कोई आपको टारगेट मिल जाता है जिससे आप खरीद लेते हो उस आइटम को, तो हम इस बाइंग प्रोसेस को इम्पल्स बाइंग बोलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी भी स्टोर से प्रोडक्ट खरीदते हो, किसी भी मॉडर्न रिटेल स्टोर से, तो वो इम्पल्स बाइंग होता है, देख देख के आप खरीदते हो। किराना स्टोर पे पहले क्या होता था, पर्ची लेकर जाते थे, लाला जी को पर्ची देते थे, लाला जी पर्ची के हिसाब से सामान निकाल देते थे, ना ही आप कुछ आइटम एक्स्ट्रा खरीद के लाते थे। बस आप दुकान के सामने खड़े होकर जितना भी प्रोडक्ट देख पाते थे या जो याद आ जाता था बस वो बोल देते थे उन्हें। लेकिन मॉडर्न रिटेल स्टोर में ऐसा नहीं होता। पूरे स्टोर में आप घूमते हो, आपको जो देखकर समझ आता है उसे खरीद लेते हो, और ज़्यादातर कंडीशन में यही होता है कि आप इम्पल्स बाइंग करते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ द मर्चेंडाइज विच इज़ डिस्प्लेड इन द स्टोर दैट अरोजेज द अटेंशन ऑफ द कस्टमर। सो मर्चेंडाइज क्या है, एक ऐसा आइटम जो स्टोर के अंदर डिस्प्ले किया गया है और कस्टमर की अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इससे कस्टमर में एक अर्ज डेवलप होती है कि वो प्रोडक्ट को बाय कर लें। अगर आप लगातार बार बार आपको गर्मा गर्म समोसा दिख रहा है, उसके ऊपर हल्का सा ऑयल, ब्राउन कलर का समोसा गाइस, थोड़ी सी मेथी लगी हुई है, आप समझ रहे हो ना, चिरौंजी, और उसके साथ लाल चटनी ग्लास के जस्ट पीछे रखा हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है समोसा इज ओनली फॉर 50 रुपीज़। आप पूरे स्टोर में घूम रहे हो, ऐसा 2 बोर्ड लगा है, अब आपको आधी भूख तो यही लग गई। फिर आपने किसी को खाते हुए भी देख लिया, हाँ मज़ा ही, घर से सोच कर आए थे क्या समोसा खाऊंगा, नहीं, बट नाउ यू आर हैविंग इट। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इससे ये इम्पल्स बाइंग है बेसिकली। नाउ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मर्चेंडाइजिंग के अंदर ना आप दूसरे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी ऐड कर लेते हो, ठीक है, जैसे क्रॉस सेलिंग हो गया या अप सेलिंग हो गया, राइट। क्रॉस सेलिंग या अप सेलिंग या क्रॉस मर्चेंडाइज हम जिसे कहते हैं, उसमें होता क्या है, मान लेते हैं कि आपको टेलीविज़न खरीदना है, ठीक है। अब आप टेलीविज़न तो खरीदने गए, आपने कहा कि सर मुझे ना 24 इंचेस का टेलीविज़न से बाय करना है। अब सेलर आपको क्या बोल रहा है, सर 24 इंचेस का जो है वो तो 12,000 का है, आप ऐसा करो ना 32 इंचेस का देख लो, थोड़ा सा बड़ा भी है, वीविंग एंगल भी बढ़िया आएगा, अगली बार आप अपग्रेड भी तो 32 पे ही करोगे, तो क्यों ना आप पहली बार में 32 इंचेस ले लो, ये सिर्फ 16,000 रुपये का है, और आप 12,000 क्यों पे कर रहे हो, आप 16,000 को 4,000 की EMIs में पे कर दो। 4 इंटू 4 ये तो 12,000 है सर। अब ये जो 2 कंडीशन आपको मिल गई, इसके हो सकता है कि इस कंडीशन में आप 32 इंचेस वाला टेलीविज़न खरीद लो। इस प्रोसेस में जिसमें आप 24 इंचेस का 12,000 का टेलीविज़न खरीदने आए थे, अब आप 32 इंची का 16,000 रुपये में खरीद रहे हो। 4,000 रुपये की ज़्यादा चपत आपको यहाँ लग रही है, इसको हम बोलेंगे अप सेलिंग, ठीक है। आपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर वाला या कुछ एडिशनल प्राइस का आइटम जब कस्टमर को बेचा है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे अप सेलिंग ऑफ द मर्चेंडाइज, ओके। व्हाट इज क्रॉस सेलिंग या फिर क्रॉस मर्चेंडाइज, आप शर्ट खरीदो तो आपको जो सेलर है, यस एनीवन वांट्स टू आस्क, यू गाइस हैव रेज्ड, किसी ने हैंड रेज किया, ओके, मे बी इट वाज बाय मिस्टेक, इज इट ना। सो हो सकता है, मान लेते हैं आप किसी स्टोर में शर्ट बाय करने जाओ, तो जो स्टोर का सेलर होता है वो आपको क्या बोलता है, सर शर्ट क्यों बाय कर रहे हो, ऐसा करो, शर्ट तो बाय कर ली, अब आपको ना इससे बढ़िया सा एक आपको इसके लिए पैंट भी दिखा देता हूँ। यस जय शिखा, प्लीज आस्क योर क्वेरी। Okay, I'll clear it
soon after the class. Okay, Mohit, could you please hold till then? Now, Jessica, you have raised your hand. You have any queries? Jessica Sani. Now, so अगर मान लेते हैं आप शर्ट खरीदने गए हो और आपने शर्ट बाय कर ली, अब आपको सेलर जो है वो बोल रहा है कि सर आप एक ना टाई भी बढ़िया खरीद लो इसके लिए। ये जो आपकी वाइट कलर की शर्ट है सर, इसके ऊपर ये जो ब्लैक डॉटेड वाली क्रीम कलर की टाई है ना सर, ये बढ़िया लगेगी। एक सेकेंड आप लगा के देखो, खरीदना मत, लगा के देखो सर, ठीक है, राइट। नाउ क्रॉस मर्चेंडाइज, व्हाट आई एम टेलिंग यू, लाइक मैं अभी बता रहा हूँ आपको, क्रॉस मर्चेंडाइज आपने शर्ट खरीदा, अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है, ठीक है, राइट। इसके जैसा ही कोई प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है जिसके साथ आप इस प्रोडक्ट को बाय कर लो, ठीक है, ओके। नाउ सो मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड अलॉन्ग विद द मेन लाइन इज नोन एज क्रॉस मर्चेंडाइजिंग। जैसे आप शर्ट खरीदो, आपको कोई टाई सेल कर दे, आप मोबाइल खरीदो, आपको कोई मोबाइल का कवर बेच दे, आप मोबाइल खरीदो, ईयरफोन कोई बेच रहा है, दिस इज क्रॉस मर्चेंडाइजिंग। लेकिन अब आपने मर्चेंडाइज पूछा है, मर्चेंडाइज इज व्हाट, एनीथिंग दैट इज इन डिस्प्ले फॉर द सेल, प्रोडक्ट इन स्टोर फॉर सेल इज कॉल्ड मर्चेंडाइज। स्टोर के अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं, क्योंकि वो सेल के लिए है तो उसे मर्चेंडाइज कहेंगे। लेकिन अगर इसी प्रोडक्ट को मैं बाय कर रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि कितना बाय करना है, कब बाय करना है, कैसे बाय करना है, फिर उसे सॉर्ट कर रहा हूँ, कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, तो इस पूरे प्रोसेस को मिला के हम मर्चेंडाइजिंग कह देंगे। लेकिन जब आपने इसमें कहा कि क्रॉस मर्चेंडाइजिंग करना है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आइटम मैं बेच रहा हूँ उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री आइटम होगा, ठीक है, जब मैं उसको भी बेचने लग जाऊं तब हम इसे क्या कह देंगे, इसे कह देंगे क्रॉस मर्चेंडाइजिंग। क्लियर है? मेन प्रोडक्ट के साथ सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट जब मैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जब मैं आपको बेचने लग जाऊं, ठीक है। लेकिन अगर मेन प्रोडक्ट को मैं बाय कर रहा हूं, प्रोक्योर करके अपने पास रख रहा हूं और उसके साथ बस उसे सेल कर रहा हूं, तो इस प्रोसेस को मर्चेंडाइजिंग कहेंगे। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट सिर्फ मेरे स्टोर में है और मैं उसे बेच रहा हूं, तो उस आइटम को ही मैं सिर्फ मर्चेंडाइज कहूंगा। क्या ये क्लियर है सभी लोगों को? यस यस यस। अगर किसी ने लैपटॉप खरीदा और आप उसे लैपटॉप का बैग भी बेच रहे हो, तो क्योंकि वो लैपटॉप का बैग कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए इस प्रोसेस को आप क्रॉस मर्चेंडाइजिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फटाफट से सारे लोग कमेंट के अंदर मर्चेंडाइजिंग टाइप करेंगे, फटाफट। एवरीवन गाइस बी अटेंटिव। मर्चेंडाइजिंग, यस। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को नींद आ रही है एंड दे आर लीविंग द क्लास। अरे वाह, मर्चेंडाइजिंग। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो रही किसी से? सर ये मंचन दास लिखना है तो ठीक है, मंचन दास। हाँ ओके ओके। यश यश, तुम्हारी स्पेलिंग में मार्च आ गया, मार्च, मर्च मर्च है वो, मर्च। ओके। अंग्रेजी का वैसे कोई दीन ईमान नहीं है, आप अंग्रेजी में ये गलती कर सकते हो, पढ़ने में ठीक है लेकिन कोई बात नहीं, हाँ ठीक है नाउ। लेकिन अंग्रेजी की जो भाषा है वो तो हमको कहनी पड़ेगी नाउ। सो द मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस इज नाउ क्लियर। ऑब्जेक्टिव क्या है? जब मैं मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हूं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं क्यों कर रहा हूं मर्चेंडाइजिंग? भाई मैं ये चाहता हूं कि कस्टमर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो फुलफिल हो जाएं। मैंने अभी आपको क्या कहा? व्हाट इज मर्चेंडाइजिंग? क्रॉस हटा दो, ये लाल वाला वर्ड हटाओ। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी आइटम को बाय करना, सॉर्ट करना और सेल करना टू द एंड कंज्यूमर इज कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग। सिंपल है, बहुत सिंपल। अब इसमें आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ना, बस इसमें ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट जब बाय करोगे, कस्टमर को जब सेल करोगे, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि क्या कस्टमर की नीड, वांट और डिमांड के हिसाब से है वो प्रोडक्ट जो आप सेल करने जा रहे हो।
क्या जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को सेल करने जा रहे हो वो प्रोडक्ट कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल कर रहा है क्या? ठीक है, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्या? कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेट कर रहा है क्या? ठीक है, उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है क्या? अगर ये सारी बातें पूरी हो रही हैं तो यही ऑब्जेक्टिव है मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस का। भाई आप अपनी दुकान में कोई भी माल खरीद कर क्यों बेचोगे? इन्हीं सब कारणों की वजह से ही तो। आप कस्टमर को सस्ते में प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उसको वो प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं जो मार्केट में नहीं मिलेगा, या वो प्रोडक्ट ऑफर करना चाहते हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करे, या वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं जो कस्टमर के किसी काम का है। सिंपल है ना। सो द कोर ऑफ मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटी इज टू मेक वट एवर इज रिक्वायर्ड टू सर्व टू द टारगेट कस्टमर। उसके लिए आप कुछ भी करेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है डाइवर्सिटी इन मर्चेंडाइज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स। आप ये सोचो, जब आप किसी स्टोर में बिस्किट खरीदने जाते हो, बाकी सारी दुनिया की बात छोड़ो, बिस्किट खरीदने जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं ना, 2020, गुड डे, मारियो, पार्ले, बॉर्नविटा, क्या 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 नाम है, बर्बन, और वो आता है डंक करो और वो करो भाई, ओरियो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बिस्किट्स आपको मिल रहे हैं। ध्यान से सोचो, ये सारे सिर्फ बिस्किट हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट की इतनी सारी वेरिएशन है, एक सिंगल प्रोडक्ट की इतनी सारी वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि अलग अलग कस्टमर का टेस्ट अलग अलग है, और इन सभी डाइवर्स मर्चेंडाइज को इसी वजह से अपने स्टोर में प्रोक्योर किया जा रहा है कि जो डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस का। दूसरा ऑब्जेक्टिव मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस का कि जो मर्चेंडाइज है दैट शुड बी वेरीड बाय मीटिंग द चेंजिंग फैशन एंड मार्केट ट्रेंड्स। जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, मार्केट की नीड चेंज हो रही है, कस्टमर का डिमांड चेंज हो रहा है, वैसे ही हम प्रोडक्ट को बाय करें अपने स्टोर के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सप्लायर्स कैपेसिटी टू सप्लाई इन द टाइम। मैं सिर्फ वही प्रोडक्ट बाय करूंगा जो मुझे टाइम पर जिसकी सप्लाई मिल जाए। देखो एक बात और, कई बार ना कुछ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, सच बता रहा हूँ, मार्केट में वो इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे कि बाकी सभी प्रोडक्ट को आउट परफॉर्म कर देंगे। बस उनकी अवेलेबिलिटी निश्चित नहीं रहती, उनका प्रोडक्शन निश्चित नहीं रहता, इस वजह से वो प्रोडक्ट अभी तक आपके पास पहुंचा नहीं है। उनका सप्लाई टाइम सही नहीं है, और जिस भी प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी सही नहीं है वो आपके पास ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, और ऐसे प्रोडक्ट को सेल करने पर रिटेलर का ही नुकसान है, क्योंकि कस्टमर के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। आप मुझे एक बात बताएं, अभी इन्फिनिक्स नया लैपटॉप सेल कर रहा है ना, इन्फिनिक्स लैपटॉप भी सेल करने लगा, यस और नो? है ना। रियलमी भी बेच रहा है लैपटॉप, है ना। एमआई भी बेच रहा है। अच्छा, एमआई रियलमी एक ही है, कोई बात नहीं, अलग अलग कंपनी के नाम से बेच रहे हैं। ऑनर भी बेच रहा है अपना लैपटॉप। पर क्या जो कस्टमर्स हैं वो इनके ऑप्शंस को चूज कर रहे हैं ओवर द एचपी, डेल, लिनोवो? हाँ, अगर आपको लैपटॉप खरीदना हो तो एक नज़र में बताओ कि किसका लैपटॉप ज़्यादा प्रेफर करोगे, कंपनीज ए या कंपनीज बी? हाँ भाई, किसका? अरे भाई कुछ तो बोलो। कंपनी ए, कंपनी बी का क्यों नहीं? अरे आप, और वैसे पता है, अगर आप इनको सच में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो ना एक दूसरे से, इनके फीचर्स इतने ज़्यादा बेहतर निकलेंगे, इनको आउट परफॉर्म कर देंगे, लेकिन फिर भी लोग इन प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि भैया सप्लायर की कैपेसिटी नहीं है लगातार रिक्वायरमेंट्स मीट करने की कस्टमर्स की, और वो जो पार्ट्स खराब होते हैं उनकी सर्विसेज कौन करेगा? ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इसका मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है उन प्रोडक्ट्स के अंदर, इसलिए मार्केट में नहीं चलते। टू मीट द कॉम्पिटिटर मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी, जो कॉम्पिटिटर की मर्चेंडाइजिंग स्ट्रैटेजी है उसको भी तो कम्पीट करना है, क्योंकि सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उठाते हुए चलना है हमें। सर आप कुछ भी कह दे रहे हो सर, बीच बीच में कुछ भी सर, बड़ी बड़ी बातें बीच बीच में। ये सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सुनो, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान लेते हैं आप एक लैपटॉप बेच रहे हो, कोई मोबाइल फ़ोन बेच रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो, तो आप ये चाहोगे कि जो आपका कॉम्पिटिटर स्टोर है आप उससे ज़्यादा बेहतर प्रोडक्ट सेल करो। और अगर सोचो
कि वो आपके जैसी ही स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा है तो आप चाहोगे ना उससे थोड़ी सी और बेहतर स्ट्रैटेजी आपकी अप्लाई हो, तो इस वजह से भी आप मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हो। नेक्स्ट, वेयर हाउस कैपेसिटी एंड कॉस्ट इन अकर्ड इन होल्डिंग द इन्वेंट्री इन द वेयर हाउस। भाई प्रोडक्ट खरीदने में उतना पैसा नहीं लगता जितना उसको स्टोर करके रखने में लगता है। सोचो, अगर आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर 10% का कोर बेनिफिट नेट प्रॉफिट जो आपको हो रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, दैट इज ऑफ 10%, लेकिन अगर उसी इन्वेंट्री को आप 1 महीने तक होल्ड कर लेते हो, यानी कि उस प्रोडक्ट को मंगा के अपने पास सिर्फ रख लिया है, तो जो होल्डिंग चार्जेस हैं आपके पास वो आपके इतने सारे हो जाते हैं कि वो 10% से ज़्यादा के हो जाते हैं। जितना प्रॉफिट आपको होने वाला था उससे ज़्यादा चार्जेस आपके लग जाते हैं। तो क्या आप अपने स्टोर में ऐसा कोई प्रोडक्ट रखोगे जिसके होल्डिंग चार्जेस उसके नेट प्रॉफिट से ज़्यादा हो? कोई भी नहीं रखना चाहेगा। तो इसलिए मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस भी इसी तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि हमें उन आइटम्स को बाय कर पाएँ जो हमारे कस्टमर के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो और हमें सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का फ़ायदा लगातार देते रहें। ठीक, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं मर्चेंडाइजिंग प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, कीपिंग इन द माइंड ऑल द अबव ऑब्जेक्टिव्स, रिटेलर्स हैव टू सोर्स द मर्चेंडाइज टू सर्व द कस्टमर। मोहित, योर माइक इज ऑन कंटिन्यूअसली। मोहित राणा, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। थैंक यू। No, he is not. He is active in the class. There is just a mic issue with him, nothing else, I guess so. No worries, आगे बढ़ते हैं। So keeping in mind all the above objectives, अगर ऊपर के सारे objectives को मैं ध्यान में रखूं तो रिटेलर्स को बहुत सारा मर्चेंडाइज बाय करना पड़ता है इन द व्यू ऑफ द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कि कस्टमर को प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए तो माल खरीदेगा ना कस्टमर। ठीक है, तो हमें मैनेज भी करना है कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वो कितनी जल्दी बिक जाएगा, कितनी देर तक हम उसे अपने पास रखेंगे, रखने में कितना कॉस्ट लग रहा है, कस्टमर को कितनी जल्दी सेल कर पाएंगे, कितना प्राइस में सेल करेंगे, उससे कितना बेनिफिट होगा, और क्या कस्टमर ट्रेंड चेंज हो जाएगा क्या, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना है। सो रिटेलर रिक्वायर्ड टू कीप सम बफर स्टॉक ऑल्सो इन द केस ऑफ सप्लाई डिले। अब बफर स्टॉक क्या है, यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, बफर स्टॉक। मान लेते हैं आपका डेली प्रोडक्ट सेल, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, कोई प्रोडक्ट ए है जो डेली आपका 10 पैकेट बिकता है, ठीक है, और आपकी सप्लाई 10 दिन में खत्म हो जाती है। ठीक, और जिस दिन आप ऑर्डर देते हैं उसके 24 आवर्स के अंदर ऑर्डर आपके पास आ जाता है। ये डिलीवरी लीड टाइम है। ठीक है, DLT कितना है, 24 आवर्स, और आपके पास 10 दिन का सप्लाई बचा हुआ है। ठीक, मतलब जब आप खरीदते हैं तो 10 दिन तक चलता है, डेली 10 पैकेट बिक रहा है, यानी कि 100 पैकेट बिक जाता है 10 दिन में। अब जब बफर क्रिएट आप करके रखेंगे, बफर स्टॉक, तो आप एटलीस्ट 2 से 7 दिन का रखेंगे, 20 to 70 पैकेट्स आपके पास एक्स्ट्रा होंगे। अब इस बात पे भी ध्यान रखेंगे कि फेरिशेबिलिटी कितनी है इन आइटम की जिसको आप रखने वाले हैं। ये प्रोडक्ट खराब कितने दिन में हो जाता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 7 दिन में, इसके हिसाब से आप अपने पास बफर स्टॉक रखेंगे। जैसे अगर मिल्क की बात की जाए, क्योंकि मिल्क 1 दिन बाद खराब हो जाता है, ठीक है, 1 दिन बाद खराब हो जाता है, तो स्टॉक सिर्फ 2 से 5% ही एक्स्ट्रा रखा जाता है, या फिर 1 से 2% बी ऑन द सेफर साइड। ठीक है, कि कहीं कस्टमर ने एक्स्ट्रा मांग लिया तो मैं क्या करूंगा, 1-2 पैकेट, अगर बहुत छोटा रिटेलर तो वो तो 3-4 पैकेट ही मिल्क एक्स्ट्रा रखेगा, बाकी नहीं रखेगा। इसको हम बफर स्टॉक बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा स्टॉक हम रखते हैं इन केस ऑफ एनी डिले, कि अगर कल माल नहीं आया तो क्या करूंगा, जीरो तो ना हो, कुछ खास कस्टमर के पास तो प्रोडक्ट चला जाए, बस इस बात को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, नाउ सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। विल कंटिन्यू द क्लास in very next class. Till then, take care of yourself. You guys are really awesome. See you in the very next class, and we'll continue from the merchandise management topic. Okay.